दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। गुजरात काडर के आईएएस और मोदी जी के 18 साल से बिल्कुल मंजूर नज़र उनके जो हैं, जो कहने के बिल्कुल अंदर के आईएएस अफसर जो हैं, ब्राह्मण हैं, वो ऑफिसर ए.के. शर्मा का अचानक अपनी बची हुई 1 साल की 2 साल की नौकरी छोड़कर अचानक वो भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर ली। यूपी के हैं, मऊ के यूपी के हैं, वो गांव के अब मऊ के, वहाँ से आईएएस हैं वो। साथ ही उन्हें यूपी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा द्वारा पार्टी ज्वाइन कराई गई। ये बात करती है यूपी के मोदी सरकार के विरुद्ध होना है, पर योगी आदित्यनाथ के लिए ज़रूरी खतरे की घंटी है। कहने का मतलब है कि यूपी सरकार, मोदी जी यूपी में योगी आदित्यनाथ के विरोध कर रहे हो किसी तरीके, वो तो अलग बात है, लेकिन ये उनके लिए खतरे की घंटी है कि इनको लाके क्यों बिठाला गया यूपी में ही। खास तौर पे इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए तो इनको केंद्र में लेते नहीं, इनको यूपी लिया गया, वो भी ब्राह्मण हैं। अब इसके बाद हम आगे आपको बताने का, क्योंकि ऐसी खबरें अक्सर दिल्ली के गलियारों में गर्दिश कर रही थी पिछले कुछ दिनों से कि मोदी जी यूपी में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं देने वाले हैं। हालांकि ए.के. शर्मा को खुद ही कहा कि उन्हें रात को आदेश मिला कि आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। अब वो किसने आदेश दिया होगा वो बताने की ज़रूरत नहीं है, जबकि उनके 2 साल रह गए थे, उन्होंने भाजपा सुबह उठ के ज्वाइन कर ली। ये आदेश किसने दिया ये आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। उन्होंने खुद भी माना है कि उनका ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड है और राजनीति से उनको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी अब जो भी जिम्मेवारी हमें सौंपेगी हम उसको पूरी ईमानदारी से मंजूर करते हो निभाएंगे। वो पूर्वी यूपी के मऊ के रहने वाले हैं, पूर्वी यूपी के मऊ के 18 साल में से मोदी जी के भरोसेमंद गुजरात काडर के थे। अच्छे संबंध बनाए हुए थे उन्होंने। नैनो कंपनी जो टाटा की है, जो फ्लॉप हो गई है, उसको वो पश्चिमी बंगाल से लेके गुजरात में आए थे, जिसका बड़ा चर्चा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे ममता बनर्जी ने लगने नहीं दी थी। वो ब्यूरोक्रेट के जब पीएमओ से निकल कर उन्हें पूरी राजनीति में भेजना अपने आप में एक मायने दिखता है उनके, क्योंकि इनके संबंध जितने भी धंधा सेठ हैं गुजरात के उनसे बड़े अच्छे थे। हालांकि 2017 में जब योगी जो हैं एमएलए हुए, अपने 100 उन्होंने ये धमकी दी थी कि अगर हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए तो 100 एमएलए को लेके निकल जाएंगे, वो ठाकुर का उन्होंने धमकी दी थी। तो उस वक्त सरकार बचाने के लिए फौरन ही इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिर ये उस वक्त सांसद थे, सांसद से इन्होंने एमएलसी का चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री हुए। उस वक्त जो है चीफ मिनिस्टर के शपथ ग्रहण में जो नारे लगे हैं, उत्तर प्रदेश हमारा है, अब दिल्ली की बारी है, इस तरीके के नारे लगे थे, यानी अब योगी जी प्रधानमंत्री होंगे, वहीं पे ऐसे नारे लगे थे शपथ ग्रहण में। तब से मोदी जी की आंखें जरा खटक गई थी इनसे। ये बिल्कुल सही बात है। योगी के चीफ मिनिस्टर बनते ही उनके बड़े बड़े विज्ञापन और जो उसमें अखबार में आना शुरू हुए, उनके वक्तव्य उनके बारे में कि वो बाल कैसे कटाते हैं, बाल के जो नाई काटता उसका इंटरव्यू, इस तरीके की चीज़ें आने लगी, उनकी फ़ोटो आने लगी। तो मोदी जी ने अखबार में उस वक्त आया था 2019 के, कि अपने जो सूचना अधिकारी उनको बुला के कहा कि तो ज़रा समझाइए अखबार वालों को ये क्या कर रहे हैं। बस इतनी इशारा काफ़ी था, तो मोदी योगी जी को नीचे करते चले गए वो लोग। इसी के साथ ही योगी जी की जो एक हिंदू वाहिनी थी, जो उनकी बैकबोन कही जाती थी, उसे आरएसएस ने रोक दिया कि एक ही संगठन रहेगा बीजेपी में, आरएसएस, हिंदू वाहिनी नहीं रहेगी। हिंदू वाहिनी योगी जी को जिताने में बड़ी प्रमुख भूमिका लगाती थी। अब वो टूट के वो कई जगह पे कर गई है। आधे तो उसके शिवसेना में चले गए। जब शिवसेना यूपी में चुनाव लड़ रही तो आधे से ज़्यादा लोग उसमें चले गए थे उसके। वैसे केंद्र को ये बात हरदम खटकती थी कि योगी जी
हरदम कहीं चुनाव में वीआईपी की हैसियत से जाते थे और प्रचार करते थे। लेकिन एक बात है, आप देखिए अगर उनका ग्राफ, तो जहाँ जहाँ वो प्रचार करने गए वहाँ बीजेपी ज़रूर हारी है। दिल्ली की आखिरी टाइम पे बात है कि दिल्ली में जहाँ जहाँ उन्होंने प्रचार किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पे प्रचार करते थे, वो दिल्ली का नाम बदल रहे थे आते साथ, जहाँ भाषण दे रहे थे वहाँ का नाम बदल रहे थे, शाहीन बाग के बारे में उन्होंने उल्टा सीधा किया कहा, तो वो सारी जगह वो हार गए। आम आदमी पार्टी को उन्होंने जीत में बड़ा योगदान दिया था। यहाँ तक कि हाल में होने वाले जो उपचुनाव हुए हैं यूपी में, उसमें वो वही सीट जीत पाए जिस पे बीजेपी थी और जिस पे समाजवादी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी ने वो सीट हासिल की, कोई एक्स्ट्रा उन्होंने उसमें दम नहीं लगा पाए वो। और इसके पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें भी उनकी कोई ऐसी खास भूमिका नहीं रही है। फिर तीसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान यूपी में 20% से ज़्यादा है। वो भाजपा से अब उतना भी नहीं जुड़ा जितना पहले कभी जुड़ा था। जो कहा जाता था कि जो लखनऊ वगैरह के शिया हैं वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब इस तरीके से गाजगिरी मुसलमानों के ऊपर उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाने लगा यूपी में ख़ास तौर पे, और बाकायदा जमातियों के लिए इनाम रखा गया, घोषित इनाम किया गया कि भाई इनको पता बताइए और गिरफ्तार कराइए, पता बताइए तो गिरफ्तार कराइए, इतना इनाम मिलेगा। और पोस्टर लगने लगेंगे, उसमें शियाओं के थे, सुन्नियों के थे, बस नाम मुसलमानी होना चाहिए कि इनकी ज़्यादा जब्त की जाती है, इनकी ज़्यादा जब्त की जाती है, उनके बच्चे भी बंद किए गए। तो पूरे मुसलमान हिंदी में कहे विमुख हो गए हैं, भाजपा में तो है ही नहीं। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ भी नहीं है, वो कांग्रेस के साथ तो आप जानते ही है क्या हालत है। कांग्रेस होती तो वो कांग्रेस की तरफ जाते हैं, बसपा के साथ भी नहीं है। तो लिहाजा वो कहाँ जाएंगे वो बाद में डिसाइड होगा उनका अपना इलेक्शन के टाइम पे। लेकिन एक बात, बीजेपी के साथ नहीं है और एंटी बीजेपी बहुत है। ये जो योगी जी का बीजेपी की राजनीति बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठाकुर 7.8% है जिसके सहारे पे वो रहते हैं। जितने ब्यूरोक्रेट है वो ठाकुर है। अगर एक ब्राह्मण कहीं पे डिप्यूट हुआ है आईएएस, तो उसके साथ उन्होंने एसपी ठाकुर को रख दिया वहाँ पे। इस तरीके से इन्होंने बैलेंस बना के चलते हैं। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर पुलिसवाद और ठाकुरवाद बहुत ज़बरदस्त चल रहा है यूपी में। 1950 से पहले चीफ मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत से अब तक 22 में से 8 सक्सेसफुल जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो ब्राह्मण रहे हैं। ब्राह्मणों मुसलमानों का एक कम्बिनेशन बनता है। उन्होंने जैसे बहुगुणा कहा है, एनडी तिवारी हैं, कमलापति त्रिपाठी हैं, ये लोग बड़े प्रमुख रहे हैं। ये लोग आप अगर सब नाम जानते हैं, ये केंद्र में भी आए और वहाँ भी रहे हैं। बाकी ठाकुर रहे हैं। हालांकि यूपी में जनसंख्या के हिसाब से दलित 21% हैं। यूपी में जो 400 सीटें हैं, 403 सीटें हैं, उनमें 100 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुसलमान डिसाइडिंग फैक्टर है। वो जिसकी तरफ होते हैं वही पार्टी जीतती है, वो अगर नहीं है तो बड़ा ढोलमोल हो जाता है। चलिए, आदित्यनाथ के जीतने की बात दूसरी है, क्योंकि उस वक्त समाजवादी पार्टी और जो बीएसपी मिलके लड़ रहे थे वो अलग हुए। उस खींचतान में मुसलमान बट गया। मुसलमान 3 तरफ बटा है, कांग्रेस, बीएसपी और उसमें अब मुसलमान यूपी का बटना बड़ा मुश्किल है। ये सब देखते हुए जो है अब केंद्र को लगने लगा है कि योगी जी सरकार नहीं निकाल सकते, क्योंकि योगी जी ने अपने कार्यकाल में सिर्फ एक ही काम किया है, नाम बदलना। काम के बारे में उनका सिर्फ विज्ञापन है, विज्ञापन है और विज्ञापन है। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले दिन में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।